नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आज का अपना टॉपिक है उद्योग अवस्थिति से संबंधित वेबर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कॉमर्स का विद्यार्थी हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे भूगोल का विद्यार्थी हो, तीनों ही सब्जेक्ट के से जो संबंधित विद्यार्थी हैं वो इस टॉपिक को छुए बिना रह नहीं सकते। ये उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज मैं वही टॉपिक लेकर के आया हूँ, वेबर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। सबसे पहले हम ये जान लें कि वेबर थे कौन। तो वेबर नाम जब भी आ जाए तो उसको सबसे पहले देश से कनेक्ट करना है, जर्मनी से। और जर्मनी में भी यदि शाखा पूछे तो अर्थशास्त्र। जर्मनी के अर्थशास्त्री थे कौन? वेबर। और कब दिया यह सिद्धांत? 1909 में। 1909 में यह सिद्धांत दिया था। और किस शीर्षक से दिया था? उन्होंने एक पहले पत्र लिखा था। उस पत्र का शीर्षक क्या था? जर्मन भाषा में देखते हैं, उसका शीर्षक था बर्डेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियन। ये जर्मन भाषा में, जिसको इंग्लिश रूपांतरण देखें तो यहाँ यू लगता है, यू साइलेंट रहता है। बर्डेन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रियन। ये 1909 में ये पत्र लिखा था, जिसको फिर पुस्तक में कन्वर्ट किया गया। और उसी का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो कहाँ हुआ था? वो अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ था। कब? 1929 में। 1929 में उसका शिकागो विश्वविद्यालय में अंग्रेजी रूपांतरण हुआ था, जिसका शीर्षक क्या था? थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। मतलब उद्योगों के अवस्थिति के सिद्धांत से संबंधित इसको प्रकाशित किया गया था। जो उद्योग अवस्थिति के न्यूनतम परिवहन लागत से संबंधित वेबर से पहले किसी ने बताया था तो वो लोनहार्ट थे। लोनहार्ट। कब इन्होंने चर्चा की थी? 1882-83 में इन्होंने सबसे पहले चर्चा की थी न्यूनतम परिवहन लागत के नाम से। लेकिन वो सैद्धांतिक रूप नहीं था। सैद्धांतिक रूप किसने दिया है? वो वेबर ने दिया है। तो वेबर का ये जनरल परिचय था। अब देखते हैं कि वेबर ने कुछ मान्यताएं ली थी इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले। वो मान्यताएं क्या है, वो मान्यताओं की चर्चा करते हैं। देखिए, वेबर ने 18वीं शताब्दी के आधार पर, मतलब 18वीं शताब्दी कौन सी थी? विश्व संदर्भ में देखें तो उपनिवेश स्थापित करने के लिए वो आदर्श काल माना गया है। विश्व में बहुत जगह उपनिवेश स्थापित किए गए थे। भारत का भी उदाहरण देख सकते हैं आप। तो वेबर ने उन सभी आंकलन के आधार पर प्रथम उद्योग अवस्थिति के लिए क्रमबद्ध और तार्किक सिद्धांत वेबर ने दिया था 1909 में, जिसके लिए कुछ पूर्वानुमान लगाए थे, जिसको वेबर की मान्यताएं कह देते हैं। वो पूर्वानुमान कौन से थे? एक एक पूर्वानुमान की हम बात करते हैं। ये लगभग उसी तरह है जैसे हमने वॉन थुनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत में भी पढ़े थे। लगभग वैसे ही है, लेकिन एक एक की हम चर्चा करते हैं। पहला देखिए, पहला एकांकी प्रदेश की इसने एक कल्पना की थी। एकांकी प्रदेश, जिसका मतलब क्या है कि एक ही प्रशासन के अंतर्गत आता हो वो पूरा का पूरा प्रदेश। दूसरा कि उसकी भौगोलिक स्थिति जो होती है, उच्चावच जो होता है, वो एक समान होना चाहिए। तीसरा कि उसकी जो जलवायु है वो एक समान होनी चाहिए। एक प्रकार की जलवायु, एक प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र और एक ही प्रशासन के अंतर्गत आता हो, ऐसे एकांकी प्रदेश की कल्पना की है। दूसरा, समान जातीय लोग रहते हो। इसका मतलब है कि कृषि करने वाले हैं तो सारे कृषि करने वाले हो। यदि औद्योगिक लोग हैं तो वो सारे औद्योगिक होने चाहिए। खनन विभाग से जुड़े हैं तो सारे खनन विभाग के होने चाहिए। एक प्रकार का जातीय वर्गीकरण होना चाहिए। तीसरा
एक समान तकनीक होनी चाहिए, सबकी तकनीक एक समान हो। मतलब यदि वो खुदाई का काम कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहे हैं वो एक समान होने चाहिए सबके। फिर कच्चे माल की स्थिति और स्रोत निश्चित होना चाहिए उस प्रदेश में कि कहाँ कौन सा कच्चा माल मिल रहा है और उसकी स्थिति क्या है और कौन सा कच्चा माल मिल रहा है, ये निश्चित होना चाहिए। केंद्रीय बाजार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज कि जो भी हम माल तैयार करेंगे उद्योगों में, वो सारा माल यदि हमें वितरित करना है, मतलब बेचना है, तो उसके लिए एक ही केंद्रीय बाजार होना चाहिए। एक केंद्रीय बाजार की संकल्पना दी थी इन्होंने। फिर एक समय में एक ही वस्तु का उत्पादन होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि एक समय में एक ही वस्तु का उत्पादन, मतलब कि यदि सूती वस्त्र उद्योग का केंद्रीकरण है तो उसके चारों ओर सूती वस्त्र उद्योग की मिल ही होनी चाहिए और उसके केंद्र में क्या होना चाहिए, एक केंद्रीय बाजार होना चाहिए। यदि उसके निकटवर्ती क्षेत्र में हम देखें कोई और उद्योग लग गया है तो उसका इस पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। इस पर प्रभाव कहाँ होगा, वो इसकी परिधि पर होगा, उसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे। फिर निश्चित प्रदेशों में उपलब्ध होना चाहिए, ये कहता है जो कच्चा माल है वो निश्चित प्रदेश होने चाहिए, एक क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां पर वो निश्चित कच्चा माल मिलता हो। और यदि ऐसा है कि सभी जगह उपलब्ध है तो उसके लिए भी उस पूरे क्षेत्र को उसने कोट किया है, वो एक पूरा का पूरा क्षेत्र एक निश्चित प्रदेश बन गया है, जिसके लिए हम कच्चे माल की एक परिभाषा दें तो वो कहलाएगा सर्वत्र सुलभ कच्चा माल। फिर बात करते हैं परिवहन जाल, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। परिवहन जाल सभी संदर्भों में समान होना चाहिए और उस परिवहन जाल का स्रोत क्या बताया है, रेलवे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना। हम जैसे वॉन थुनेन की बात करते हैं तो उसने घोड़ा गाड़ी बताया था, लेकिन हम जब वेबर की बात करेंगे तो परिवहन तंत्र रेलवे है, रेल लाइन है, ये याद रखना। फिर परिवहन लागत में केवल भार और दूरी के अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि परिवहन लागत जो होती है, क्योंकि मेन टॉपिक इसका क्या रहेगा, परिवहन लागत ही रहेगा। परिवहन लागत में वृद्धि होती कैसे है कि या तो दूरी बढ़ जाए या माल का भार बढ़ जाए, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसके संदर्भ में उसकी परिवहन लागत बढ़ जाएगी, जिसके लिए इसने एक सूत्र का भी इस्तेमाल किया है। कौन सा, टी अनुक्रमानुपाती है D इंटू W, और D यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी और W मतलब भार। दूरी और भार का गुणा कर दें तो वो क्या दर्शा देगा, वो परिवहन लागत दर्शा देगा, परिवहन लागत। अब ये सूत्र याद रखना, T अनुक्रमानुपाती DW। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी पूर्वानुमानों के आधार पर वेबर ने लागत के 3 प्रकार बताए हैं और इन उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो स्थानीयकरण के कारक है उनके 2 रूप बताए हैं। वो दोनों रूप कौन से हैं और लागत के 3 प्रकार कौन से हैं, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, वेबर ने लागत के 3 प्रकार बताए हैं। पहली लागत कौन सी, न्यूनतम परिवहन लागत, जो कहां पर होती है, अवस्थिति के आधार पर होती है। दूसरी श्रम लागत, मजदूर का जो खर्चा है वो उसके विचलन के आधार पर उद्योग कहाँ स्थापित होना चाहिए। और तीसरा समूहन के कारण उद्योग कहाँ स्थापित होना चाहिए। समूहन के आधार पर मतलब एक से ज्यादा यदि उद्योग लगे हुए हैं तो दूसरे उद्योग की स्थिति कहाँ बनती है, उसके आधार पर लागत को ध्यान में रखते हुए उसकी अवस्थिति क्या हो सकती है। तो लागत के आधार पर ये 3 अवस्थिति बताई है। फिर स्थानीयकरण के कारक ये 2 बताए हैं। पहला प्रथम द्वितीय। प्रथम में क्या चीज शामिल की है, परिवहन और श्रम। अब यहाँ ध्यान देना कि जो लागत के मुख्य बिंदु है
वो एक तो परिवहन है और दूसरा श्रम है। इन दोनों को मुख्य लागत माना है किसने? परिवहन, इसने वेबर ने परिवहन को और श्रम को क्या चीज मुख्य लागत माना है। और दूसरी जो लागत है वो और इसके अलावा जो भी लागत बनती है उन सबको गौण में मान लिया, गौण कारक मान लिया। मतलब परिवहन और श्रम के अलावा कोई भी और अवस्थिति का कारक जो स्थानीयकरण का कारक उसको प्रभावित करेगा तो वो कारक कौन सा होगा? गौण कारक होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं कि उत्पादन लागत न्यूनतम हो, उत्पादन लागत न्यूनतम हो उसको कौन कौन सी चीज प्रभावित करती है? एक तो परिवहन प्रभावित करता है और एक श्रम प्रभावित करता है, जिसको इसने क्या माना है? प्रथम प्रकार के तत्व माने हैं किसके लिए? उद्योग अवस्थिति के स्थानीयकरण के लिए कारक। अब हम परिवहन की बात करें तो परिवहन का जो लागत है वो दो तरह से प्रभावित करेगा, एक तो आवक के कारक और एक विपणन के कारक। आवक के कारक कौन से हैं? कि यदि हम इंडस्ट्री तक कोई भी कच्चा माल लेकर के आएंगे, इंडस्ट्री तक पहुंचने का जितना परिवहन लागत है वो तो आवक कारक में आ जाएगा, और तैयार माल जितना भी है वो जब बाजार तक पहुंचेगा तो उसके लिए जो यातायात खर्च आया है वो विपणन कारक कहलाएगा, विपणन कारक। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं कि जो वेबर ने कुछ शब्दावली का प्रयोग किया था कच्चे माल को लेकर के, वो शब्दावली क्या क्या है वो शब्दावली का हम जिक्र करते हैं। वेबर ने इन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया है अपने सैद्धांतिक रूप में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय पदार्थ की। जब भी ये शब्द आ जाए तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो कच्चे माल का स्थान है वो निश्चित है। मतलब ए स्थान पर यदि कच्चा माल है तो वो बी पर नहीं मिलेगा, ए पर ही मिलेगा। तो यदि ऐसा है, इस स्थिति है, तो उसके लिए क्या बताया है? स्थान निश्चित होना, मतलब स्थानिक पदार्थ होना। क्लियर है? इसको क्या कह देते हैं कि जो पदार्थ है वो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, स्थानीय है। दूसरा स्थानीयकरण का भार, स्थानीयकरण भार देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आवक लागत है, परिवहन से संबंधित है, ये आवक लागत प्लस विपणन लागत, विपणन लागत, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, मतलब कच्चा माल इंडस्ट्री तक लेकर के आए वो लागत और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाए वो लागत, दोनों को जोड़ दें तो क्या बनेगा? स्थानीयकरण का भार बनेगा। क्लियर है? तीसरी बात, सर्वप्राप्य या सर्वत्र सुलभ या सार्वत्रिक कह दे तो एक ही बात है, इसका मतलब यूबिक्विटिस। मतलब क्या है इसका? कि जो कच्चा माल है वो सर्वत्र सुलभ है, मतलब ए पर भी मिलेगा, बी पर भी मिलेगा, सी पर भी मिलेगा, डी पर भी मिलेगा। जो स्थान आप चाहते हैं वहां सब स्थान पर वो कच्चा माल उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक उपलब्ध कच्चा माल। फिर बात आती है कि पदार्थ शुद्ध है कि अशुद्ध है। ध्यान से सुनना इस बात को। यदि शुद्ध है तो इसका मतलब क्या है कि जितना कच्चा माल हमने यूज किया है उतना ही बाहर का तैयार माल मिलेगा हमें। मतलब कच्चे माल में और जो तैयार माल है उसके बाहर में अंतर आएगा नहीं। यदि ऐसा है तो वो शुद्ध है। यदि अंतर आता है कि कच्चा माल हमने ज्यादा यूज किया है, मान लो हमने 2 क्विंटल यूज किया है और जो तैयार माल बन रहा है वो 1 क्विंटल है, तो इसका मतलब वो पदार्थ अशुद्ध है, अशुद्ध है। क्लियर है? तो शुद्ध और अशुद्ध में आपने पहचान करनी है। फिर पदार्थ सूचकांक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये पदार्थ सूचकांक। इसका मतलब क्या? इसी से निकला हुआ है कि कच्ची अवस्था में, मतलब जो कच्चा माल है बटा में जो निर्मित अवस्था है उसकी, मतलब जो तैयार माल है उसका जो अनुपात कहलाता है वो क्या कहलाएगा? पदार्थ सूचकांक कहलाता है। इसका ये सूत्र होता है कि कच्चा माल बटा में तैयार माल।
ये यदि हम ये सूत्र लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पदार्थ सूचकांक मिल जाएगा। इससे 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब इन चारों स्थिति में से सामान्यतः सवाल आ जाता है, वो चारों स्थिति देखिए कौन सी है। यदि तैयार माल और कच्चा माल बराबर हो, इन दोनों का भार बराबर हो, तो हमेशा ही सूचकांक 1 आएगा। मतलब कि तैयार माल यदि 50 किलो है और इतना 50 किलो ही कच्चा माल था, तो सूचकांक हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। पहली स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति कि मिश्रित वस्तुओं से निर्मित यदि हम कोई भी तैयार माल देखेंगे, मतलब चूना भी लगा, कोयला भी लगा, इन दोनों का मिश्रण हुआ, लोहा भी लगा, इन तीनों का मिश्रण हो और फिर हम तैयार माल देखें तो हमेशा ही ये जो सूचकांक है वो 1 से ज्यादा आएगा। मतलब इनकी मात्रा हमेशा ही ज्यादा होगी और ये हमेशा ही कम आएगा। मतलब यहाँ पर भार हमेशा कच्चे माल की अपेक्षा तैयार माल का कम रहेगा। और यदि जब भी ऐसी स्थिति होती है तो सूचकांक हमेशा ही 1 से ज्यादा होता है। 1 से ज्यादा जब भी सूचकांक आए, इसका मतलब ये रहेगा कि आपने जो कच्चा माल इस्तेमाल किया है वो ज्यादा इस्तेमाल किया था और जो तैयार माल हमें मिला है वो हमेशा कच्चे माल की अपेक्षा कम भार वाला होगा, यदि 1 से ज्यादा आए तो। तीसरी कंडीशन, अधिक तब कच्चे माल के समीप होगा यदि ये 1 से ज्यादा आ जाए। यदि ये 1 से ज्यादा आ जाए, ऐसी स्थिति हो जैसे मैंने ये बताया है, तो उद्योग हमेशा कच्चे माल के समीप लगेगा। कच्चे माल के समीप लगेगा। कारण क्या है, मान लो ये बाजार है, यहाँ पर ए और बी, ये कच्चा माल है, ये 3 क्विंटल लगता है, ये 2 क्विंटल लगता है, तो हमेशा यहाँ पर इन दोनों की एक जितनी दूरी है बाजार से, तो हमेशा यहाँ पर उद्योग लगेगा। क्योंकि ये 3 क्विंटल जब यहाँ लेकर के आएंगे तो परिवहन चार्ज ज्यादा लगेगा, क्योंकि परिवहन चार्ज दूरी और भार के अनुपात में होता है। तो दूरी तो इन दोनों के आपस में बराबर है ही, लेकिन भार किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो ये वाला यहाँ आएगा, तो उद्योग कहाँ लगेगा, ए पर लगेगा। यही बात कहना चाहता है। 1 से कम हो, यदि इसका अनुपात 1 से कम हो तो उद्योग कहीं भी लगाया जा सकता है। 1 से कम हो तो उद्योग कहीं भी लगाया जा सकता है। सामान्यतः ऐसी स्थिति होती नहीं है कि जितना कच्चा माल हमने इस्तेमाल किया है उससे भार ज्यादा बढ़कर के आ गया हो। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन यदि ऐसा हो, जैसे हम बेकरी में देखते हैं, बेकरी में ऐसा हो जाता है, तब उद्योग कहीं भी लगाया जा सकता है। चाहे कच्चे माल पर लगाए, चाहे रास्ते में कहीं लगाए, चाहे बाजार के समीप लगाए, लेकिन फिर भी इसमें ध्यान रखा जाता है कि उद्योग कहाँ लगेगा, बाजार के समीप को हम प्राथमिकता देंगे। कारण कि तैयार माल तुरंत मार्केट में आ जाए, इस दृष्टिकोण से हम क्या रखेंगे, बाजार के समीप रखेंगे। कब, जब सूचकांक 1 से कम आए तो। क्लियर है? तो ये चीज हमने ध्यान में रखनी है कि कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद वेबर क्या बताता है, इसके बाद वेबर बताएगा कि उद्योग के लिए जो मार्केट है, उद्योगों को विपणन के लिए जो मार्केट है, उस तक माल पहुंचाने के लिए हमें पहले तो ये देखना है कि कारखाना कहाँ लगा है, और कारखाना लगाते वक्त ये देखना है कि कच्चा माल कहाँ से आ रहा है। अब कच्चा माल भी ये देखना है कि उनके जो केंद्र है वो 1 है कि 2 है कि 3 है कि 3 से ज्यादा है। ये स्थितियों के आधार पर वेबर ने अलग अलग वर्गीकरण किया है कि कच्चा माल 1 हो, एक ही हो, एक इंडस्ट्री के लिए, तो उद्योग कहाँ लगेगा, क्या वो बाजार के समीप लगेगा, क्या वो कच्चे माल के समीप लगेगा, कच्चा माल अब शुद्ध है कि अशुद्ध है। इन सब स्थितियों के आधार पर वेबर ने बहुत विशद इसका वर्गीकरण किया है, वर्णन किया है। वो एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि यदि कच्चा माल 1 ही हो तब क्या स्थिति बने। इसमें 2 कंडीशन है।
एक तो यदि कच्चा माल सर्वत्र सुलभ हो तब, और दूसरा कि स्थानीय हो तब। मैंने इनको इस प्रकार अलग अलग विभाजित कर दिया। अब सर्वत्र सुलभ है तब भी दो स्थिति हो सकती है कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, और स्थानीय है तब भी ये स्थिति हो सकती है कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। क्लियर है? तो जब भी दोनों ही कंडीशन में शुद्ध शब्द आ जाए, एक कच्चा माल हो, तब दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो सर्वत्र सुलभ हो चाहे स्थानीय हो, जब उसके साथ शुद्ध शब्द आ जाए तो हमेशा ही उद्योग मार्केट की तरफ लेकर के जाना है, मार्केट की तरफ। क्लियर है? बाजार में उद्योग लगेगा। यदि अशुद्ध है तब यहां पर स्थिति बदल जाएगी। यदि सर्वत्र सुलभ है और अशुद्ध भी है तो सर्वत्र सुलभ का मतलब क्या है कि वो कच्चा माल हमें बाजार में भी मिल जाएगा। बाजार में मिल जाएगा इसका मतलब अन्यत्र हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हम कच्चा माल कहां से उठाएंगे? बाजार से उठाएंगे, और बाजार में ही क्या है? उद्योग है। तो हम मार्केट में ही क्या लगाएंगे? उद्योग लगाएंगे। कब? जब अशुद्ध है और सर्वत्र सुलभ है। तो यदि स्थानीय है कच्चा माल और शुद्ध है तो हम मार्केट में लगाएंगे प्रेफरेंस। लगाना चाहें तो रॉ मटेरियल के स्थान पर भी लगा सकते हैं, प्राथमिकता हम मार्केट को देंगे। यदि स्थानीय है और अशुद्ध है, अब इस स्थिति में उद्योग कहां लगेगा? कच्चा माल जहां पर है उस केंद्र पर लगेगा उद्योग, बाजार में नहीं लगेगा। और यदि आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, केवल इसी आधार पर, मतलब स्थानीय और सर्वत्र सुलभ उसने कुछ नहीं दिया, केवल आपसे ये पूछा है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। यदि इस आधार पर पूछा जाए तो शुद्ध आते ही आपने मार्केट की तरफ जाना है, और अशुद्ध आते ही आपने रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल के क्षेत्र की तरफ जाना है। क्या करने के लिए? उद्योग स्थापित करने के लिए। क्लियर है? तो ये एक कच्चा माल हो, एक बाजार हो, उस स्थिति का आंकलन था। अब हम बात करते हैं कि यदि कच्चे माल के क्षेत्र 2 हो और मार्केट 1 हो तब क्या स्थिति बनती है। वेबर ने क्या बताया इसके बारे में, उसका वर्णन करते हैं। ये स्थितियां बताई है वेबर ने। कब? एक बाजार हो और 2 कच्चे माल हो तब क्या है? पहला, यदि कच्चे माल सर्वत्र सुलभ हो, जब भी सर्वत्र सुलभ आ जाए और कोई कंडीशन ना दी हो कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो हमेशा ही उद्योग बाजार में लगेगा। क्लियर है? पहली शर्त तो ये थी। दूसरा कि यदि 2 कच्चे माल है जिसमें से एक ए मान लिया और दूसरा बी मान लिया, अब ए तो सर्वत्र सुलभ है और बी बाजार के समीप है, इस कंडीशन में क्या हो सकता है? हम इसमें शर्तें लगा करके देखते हैं कि यदि दोनों शुद्ध है, दोनों शुद्ध है तो उद्योग बाजार के समीप लगेगा। दोनों शुद्ध है तो उद्योग बाजार के समीप लगेगा। यदि ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हमेशा ही अशुद्ध है वहां पर उद्योग लगेगा, तो बी स्थान पर लगेगा इस कंडीशन में। और यदि दोनों अशुद्ध है तो हमेशा ये देखना है कि जहां पर परिवहन खर्च बढ़ रहा है वहां पर उद्योग लगाना है। परिवहन खर्च ज्यादा लगे वहां पर उद्योग लगाना है, ताकि वो ज्यादा लगने वाला परिवहन खर्च बचाया जा सके। क्लियर है? तो उद्योग वहां लगा देंगे तो तैयार माल हमें बाजार तक पहुंचाने में परिवहन खर्च कम देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो ये स्थिति थी कब? जब ए सर्वत्र सुलभ हो और बी बाजार के समीप हो तब। अब देखिए इसी को मैं और मॉडिफाई कर रहा हूं तीसरी शर्त को, कि जब दोनों अशुद्ध हो तो हम त्रिभुज विधि द्वारा इसका आकलन करते हैं। त्रिभुज विधि द्वारा आकलन कैसे करते हैं वो देखिए, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया है, ये वाला, इस पर ध्यान दें। मैंने इस पर ए बी सी 3 बिंदु, तो ये डी बिंदु और ई बिंदु, इस पर ध्यान देना। मैंने कहां बोले? ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी बीच में और ई यहाँ।
अब देखिए इस कंडीशन में क्या है कि सी को मैंने बाजार बताया है, ए कच्चे माल का क्षेत्र है, बी भी दूसरे कच्चे माल का क्षेत्र है और तीनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है। अब देखते हैं कि उद्योग लगाने से होता क्या है, ये दोनों ही कच्चे माल अशुद्ध है। जब भी अशुद्ध हो तो हम गणना कैसे करते हैं कि 1 टन निर्माण में हमें 2 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। 1 टन तैयार माल के लिए हमें कच्चे माल कितने 2 टन की आवश्यकता होती है। तो हम ये 2 टन और ये भी 2 टन और यहां तक पहुंचेगा तो तैयार माल कितना 1 टन। तो हम उद्योग अलग अलग बिंदुओं पर लगा करके देखते हैं। यदि हम ए बिंदु पर उद्योग लगाएं तब क्या होगा, उस कंडीशन में देखते हैं कि ये जो माल है 2 टन यहां आएगा तो 100 किलोमीटर है, तो 100 इंटू 2 मतलब 200 रुपए, मान लो इसको 200 रुपए परिवहन चार्ज ये लगा। अब यहां पर जो तैयार माल हुआ है वो बाजार तक जाएगा तो 1 टन ये भी तो जाएगा, कितने किलोमीटर 100, तो ये 100 किलोमीटर 1 टन मतलब 100 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया इसमें परिवहन खर्च 300 रुपए। क्लियर है। अब बी पर उद्योग लगा करके देखते हैं। बी पर लगाएंगे तो सेम स्थिति रहेगी, कौन सी कि यहां से यहां जाएगा तो ये 100 किलोमीटर 2 टन, मतलब ए और बी पर कहीं भी लगाएं, ए या बी कहीं भी लगाएं, खर्चा कितना आएगा 300 रुपए आएगा। क्लियर है। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है कि यदि हम डी पर लगा दें तो क्या हो, डी पर लगा दें तो देखें इन तीनों का जो मध्य बिंदु है वो डी है और यदि हम इससे दूरी देखें तो गणितीय आधार पर 57 किलोमीटर प्रत्येक से बनती है मध्य बिंदु, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो 57 किलोमीटर बन गया। अब हम डी पर उद्योग लगा करके देखते हैं कि क्या स्थिति है। यदि यहाँ का माल 57 किलोमीटर यहाँ जाएगा तो 57 इंटू 2, एक तो ये हो गया, और यहाँ का माल यहाँ डी तक आएगा 57 इंटू 2 ये हो गया, तो 57 को मैं सीधा 4 से गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि दो यहाँ का और 2 यहाँ का, 4 से गुणा कर रहा हूँ। 7 चौक 28 और 4 पंजा 20 और 2 22, 228 रुपए ये हो गया। अब यहां देखना 1 टन यहाँ तैयार माल जो है वो बाजार तक जाएगा तो 57 ये भी हो जाएगा, तो इसमें क्या जोड़ दें 57 और जोड़ दें तो ये टोटल कितना हो जाएगा 285 रुपए हो जाएगा। मतलब डी पर यदि हमने उद्योग लगाया तो टोटल खर्चा कितना आया 285 रुपए। इसका मतलब ए और बी से तो कम आ रहा है, मतलब ए और बी पर तो उद्योग नहीं लगाएंगे। अब देखिए एक स्थिति और बनती है क्या कि दोनों कच्चे माल के बीच में यहां पर ई पर कहीं उद्योग लगा दे तो परिवहन चार्ज क्या बनता है, तो हम देखते हैं कि यहां सी से इसकी दूरी निकाले तो गणितीय आधार पर 87 किलोमीटर निकलती है। तो यहाँ पर उद्योग लगा करके देखते हैं, ई पर उद्योग लगा करके देखते हैं। यदि ई पर उद्योग लगाएं तो ये इन ए और बी के मध्य बिंदु है और टोटल दूरी 100 किलोमीटर है, तो मध्य बिंदु मतलब 50 किलोमीटर दोनों से दूरी पड़ जाएगी, 50 ए से 50 बी से। तो ए से यहाँ पर कच्चा माल आएगा तो 50 इंटू 2, बी से कच्चा माल आएगा तो 50 इंटू 2 मतलब ये कितना हुआ 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, और तैयार माल 87 किलोमीटर दूर है, ये एक ही होगा, तो यहां से 87 तो टोटल कितना हो गया 287 रुपए। इसका मतलब ई पर यदि हम उद्योग लगाएं तो परिवहन चार्ज 287 आता है। अब इन तीनों स्थितियों में यदि देखें तो सबसे आदर्श स्थिति कहां आती है, यहां डी पर आती है। क्लियर है। ऐसे ही हम प्रत्येक जो भी हम कच्चे माल की स्थिति देखें कि कच्चे माल में कितना भार ह्रास हो रहा है,
तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करके और उद्योग की आदर्श स्थिति निकाल लेंगे। एक और इसमें स्थिति क्या बनती है कि यदि ईंधन और कच्चे माल के संदर्भ में देखें, ईंधन और कच्चे माल के संदर्भ में देखें तो उद्योग कहाँ लगना चाहिए, उसके लिए मैंने ये त्रिभुज बनाया है। इसमें देखिए ईंधन के लिए और कच्चे माल के लिए एक शर्त है कि यदि 1 टन हमें तैयार माल चाहिए, 1 टन तैयार माल चाहिए तो उसके लिए 3 टन तो ईंधन खर्च होगा और 2 टन ये माल खर्च होगा, कौन सा, कच्चा माल। तो अब उद्योग हमें कहाँ लगाना चाहिए, क्या मार्केट में लगाना चाहिए, क्या रॉ मटेरियल पे लगाना चाहिए, क्या ईंधन के स्थान पर लगाना चाहिए। ईंधन को मैंने एफ फ्यूल से दर्शाया है, कच्चे माल को मैंने आर रॉ मटेरियल से दर्शाया है और बाजार को मैंने एम मार्केट से दर्शाया है। अब देखते हैं यदि मार्केट में उद्योग लगाएं तो कितना खर्चा होगा, ईंधन का खर्चा, ईंधन का खर्चा कितना हो जाएगा। अब देखिए ईंधन यहाँ पर 80 किलोमीटर दूर है, ये 80, तो 80 को हम 3 गुना ईंधन लगता है तो 240। फिर कच्चा माल 2 गुना लगता है, 100 किलोमीटर है, तो रॉ मटेरियल लिख रहा हूं मैं यहाँ 100 गुना 2 मतलब 200। ये इसका खर्चा आ जाएगा। मार्केट में जो माल तैयार है वो इजीली पहुंच जाएगा मार्केट तक। तो टोटल खर्चा कितना आया, 440 रुपए। कब, जब मार्केट में उद्योग लगे तो। अब मैं ईंधन के स्थान पर इसको लगा करके देख रहा हूं, ईंधन के स्थान पर क्या होगा। अब ईंधन का स्थान रॉ मटेरियल से कितना दूर है, 90 किलोमीटर। तो ईंधन के स्थान पर आर से जो दूरी बनती है वो कितनी है, 90, मतलब ईंधन चाहिए कितना, दुगना, तो 180 रुपए ये मान लो। और ये यहां से 80 किलोमीटर है तो यहां तैयार माल हमें मिल गया है। अब ये 1 टन मतलब मार्केट तक पहुंचने के लिए 80 गुना 1 मतलब ये कितना हुआ, 80। तो यहाँ पर टोटल खर्चा कितना आया, 260 रुपए, 260 रुपए। कहां पर, यदि फ्यूल के स्थान पर हम इंडस्ट्री लगाते तो। अब हम कच्चे माल के स्थान पर इंडस्ट्री लगा करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ये फ्यूल यहां तक आएगा, ये फ्यूल यहां तक आएगा तो ये 90 गुना 3, क्योंकि ये 3 गुना लगता है तो 227। और ये तैयार माल यहां तक जाएगा मार्केट तक, तो ये 100 किलोमीटर है यहाँ से ये दूरी, और तैयार माल एक ही होता है तो यहाँ से 100 ये, तो ये कितना हो गया, 370 रुपए। अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि सबसे आदर्श स्थिति कौन सी होगी, जहां पर फ्यूल है, क्योंकि सबसे ज्यादा भार ह्रास हो किसका रहा है, फ्यूल का हो रहा है। अतः इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, यहाँ फ्यूल वाले स्थान पर, मतलब ईंधन के खर्च वाले स्थान पर क्या लगेगी, उद्योग लगेगा, इंडस्ट्री लगेगी। क्लियर है। अब इस सब को बताने के लिए वेबर ने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया था, वो है आइसोडापेन। आइसोडापेन ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान में रखना। आइसोडापेन क्या होता है, ये देखें कि जो सबसे आदर्श स्थिति है उद्योग लगाने की, उससे यदि हम आगे बढ़ें तो उस पर इकाई वृद्धि हो जाए, इकाई वृद्धि हो जाए तो उन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा कहलाती है वो क्या कहलाती है, आइसोडापेन कहलाती है। मतलब उद्योग अवस्थिति के सबसे आदर्श स्थान से यदि हम हटें और उस पे इकाई वृद्धि हो जाए, किसमें, परिवहन लागत में, तो उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, आइसोडापेन कहलाएगी। मैं चित्र के माध्यम से बताता हूं इसको, देख। अब यहां ध्यान दें, ये है वेबर द्वारा बताई गई आइसोडापेन। इसमें दो चीज हैं, देखिए ये वाला जो बिंदु है ये मार्केट बताया मैंने, और ये वाला बिंदु है ये कच्चे माल का क्षेत्र बताया है। कच्चे माल के लिए आपने ध्यान में रखना है
कि कच्चा माल हमेशा दुगुना लगेगा। इसमें जो यहाँ लिखा भी है मैंने उपरोक्त चित्र में, R बराबर कच्चा माल जो तैयार माल के लिए दुगुना चाहिए, और M मार्केट द्वारा बताया है। और ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं ये है आइसोटापेन रेखा, जिसका मूल्य कितना है 33 है। कैसे, अब ध्यान दें, यहां से स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 दूना 26 और यहां से एक एक गिनना है। 26 के बाद 27 28 29 30 31 32 और 33, तो मार्केट तक इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 33। अब जितने भी बिंदु लगाए हैं इन सब का मूल्य 33 ही आएगा। देखें इस बिंदु के लिए हम करके देखते हैं। यहां ध्यान दें, ये 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, तो यहां पर इसका मूल्य भी कितना है 33। हम इसके लिए करके देखते हैं। इस बिंदु के लिए ये देखें 1 2 3 4 5, तो कच्चे माल के लिए है 5 दूनी 10 और ये वाली आ गई बाजार वाली रेखाएं, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33, तो यहाँ पे इसका मूल्य कितना है 33। तो ये सारी जो बिंदुओं को मिला रही है ये रेखा क्या कहलाती है, ये आइसोटापेन रेखा कहलाएगी, जिसका मूल्य समान होगा। अब यहाँ पर 33 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी रेखा खींचेंगे उसका मान 33 ही होगा, ऐसा नहीं है। आपने तो ये देखना है कि इनका मूल्य क्या होना चाहिए, इनका मूल्य समान होना चाहिए। क्लियर है, तो ये थी आइसोटापेन। अब हम देखते हैं कि यदि शुद्ध और अशुद्ध और सर्वत्र के लिए जो उद्योग लगेगा वो, या शुद्ध स्थानीय के लिए सूती वस्त्र उद्योग लगेगा वो, या अशुद्ध स्थानीय के लिए चीनी उद्योग लगेगा वो, चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखें इसमें ये 3 कंडीशन दी गई है। देखें यहां पर शुद्ध जो माल है वो स्थानीय है, शुद्ध माल स्थानीय है, और अशुद्ध माल है वो सर्वत्र सुलभ है। तो इसमें क्या कंडीशन बनती है, ये पहला रॉ मटेरियल का क्षेत्र आ गया, ये दूसरा रॉ मटेरियल का क्षेत्र आ गया, ये इंडस्ट्री आ गया, और ये मार्केट आ गया। तो इस स्थिति में हमेशा मार्केट के समीप ही क्या लगेगा, उद्योग लगेगा। क्यों, क्योंकि जो शुद्ध माल है वो स्थानीय है, स्थानीय वाला शुद्ध माल यहां से यहां आ जाएगा। अशुद्ध माल है वो सर्वत्र सुलभ है, तो अशुद्ध माल हम कहां से उठा लेंगे, मार्केट से उठा लेंगे, और यहां मार्केट के समीप ही हम क्या लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे। तो इस स्थिति में उद्योग कहां लगेगा, मार्केट के समीप। दूसरा देखें कि यदि जो शुद्ध माल है वो स्थानीय भी है, शुद्ध माल भी है स्थानीय भी है, ऐसा कब होता है, सूती वस्त्र उद्योग में ऐसा होता है। तो इस स्थिति में हमेशा जो उद्योग लगेगा वो इन दोनों के बीच में कहीं लग सकता है, यहां पर रॉ मटेरियल के स्थान पर लग सकता है, या मार्केट के समीप लग सकता है, कहीं भी लगाया जा सकता है। तो इसके बीच में मैंने दर्शाया हुआ है। यहां देखें कि जो अशुद्ध माल है वो स्थानीय है, माल अशुद्ध भी है और स्थानीय भी है। ऐसा कब होता है, चीनी उद्योग में होता है। तो ये एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि चीनी उद्योग में कच्चे माल की स्थिति क्या होती है, तो वो स्थानीय होती है तथा अशुद्ध होती है। इस स्थिति में उद्योग कहां लगेगा, तो वो हमेशा ही कच्चे माल के क्षेत्र पर लगेगा। क्लियर है। तो अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि वेबर ने एक से अधिक इंडस्ट्री के लिए जो समूहन बताया है वो समूहन की विधि कौन सी है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये समूहन क्षेत्र कहलाता है। वेबर द्वारा उद्योगों के स्थानीयकरण में समूहन का प्रभाव सर्वाधिक माना गया है। अब ये ध्यान रखना कि जो समूहन के प्रकार होते हैं वो
तीन प्रकार से समूहन बन सकता है। कैसे? कि या तो कारखाने का विस्तार होए तो समूहन बन सकता है, या एक ही उद्योग के एक से अधिक कारखाने स्थापित हो जाए तो समूहन बन सकता है, या तीसरा कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों के एक स्थान पर स्थापित होने से यह समूहन बन सकता है। क्लियर है? तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये समूहन का एरिया है। अब समूहन में एक चीज ध्यान रखना कि समूहन में वृद्धि होते जाने से लाभ भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा तथा एक साथ कई उद्योगपतियों द्वारा एक ही स्थान पर उद्योग स्थापित करने का निर्णय ये क्या कहलाता है? समूहन कहलाता है। और ये समूहन लाभदायक होता है, मतलब यहां पर लाभ जो होता है वो अनुपातिक रूप पर बढ़ता जाएगा। जितना समूहन का आकार बड़ा होता जाएगा उतना ही लाभ की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं कि क्रांतिक आइसोडापेन तथा आइसोटिप्स क्या है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहां ध्यान दें, ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज, इसके अंदर देखें मैंने कुछ सकेंद्रीय वृत्त खींचे हुए हैं। ये केंद्र मानते हुए यहां पर L1, यहां पर L2, L3 और L4 ये सकेंद्रीय वृत्त है। इस केंद्र के चारों ओर ये वृत्त खींचे गए हैं। इसमें प्रत्येक जो वृत्त है इसकी परिधि 5 रुपए के हिसाब से परिवहन खर्च बढ़ाते हुए बता रही है। क्लियर है? अब इसमें ध्यान देना कि हम इसके जो रॉ मटेरियल के जो केंद्र है R1, R2 और R3, इन तीनों को जब मिलाएंगे तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा। और इस त्रिभुज के या तो परिधि को स्पर्श कर दे या इससे बाहर चला जाए। स्पर्श कर दे तब तक तो ये क्या कहलाएगा? ये क्रांतिक आइसोडापेन कहलाएगा। और यदि इससे बाहर चला जाए कोई भी भाग तो वो क्रांतिक आइसोडापेन से बाहर का हिस्सा कहलाएगा। और जो भी क्रांतिक आइसोडापेन से बाहर का हिस्सा होता है वहां पर हमेशा उद्योग के लिए हानि की स्थिति होती है। मतलब इससे बाहर यदि हम, जैसे इसमें L3 दिखाई दे रहा है, L3 से बाहर यदि हम उद्योग लगाएंगे तो हमेशा ये घाटे का उद्योग होगा, मतलब लाभप्रद नहीं होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं आइसोटिम्स की। आइसोटिम्स हमेशा परिवहन लागत के अंतर को दर्शाता है, न कि परिवहन लागत के मूल्य को दर्शाता है। क्लियर है? और यह वो रेखा है जो परिवहन के व्यय के बिंदुओं को जोड़ती है। यह जरूरी नहीं है कि एक वृत्त हो, जैसे आइसोडापेन था, ये एक रेखा भी हो सकती है जैसे यहां दर्शाई गई है। अब यहां देखें आप, P से L1, L2 और L3, यहां पर क्रम से क्या हो रहा है? 5-5 रुपए का अंतर आ रहा है। तो ये परिवहन मूल्य में जितना अंतर आ रहा है उस बराबर अंतर को दर्शा रही है। तो ये क्या कहलाती है? ये आइसोटिम कहलाती है। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी में हम क्या देखते हैं कि वेबर के द्वारा भार ह्रास तथा भार बढ़ने के संदर्भ में 2 केस बताए गए हैं। मैं यहां पर भार बढ़ने के संदर्भ में एक केस स्टडी आपके सामने लाया हूं। यहां ध्यान दें, ये मार्केट का बिंदु है, ये रॉ मटेरियल मतलब जो गेहूं के लिए है और ये शुगर के लिए है। इससे स्पष्ट होता है कि मैं बेकरी इंडस्ट्रीज के लिए मैं एक केस स्टडी करने जा रहा हूं। इसमें क्या देखते हैं कि जो मास इंडेक्स होता है उसको MI से लिखते हैं हम। यहां क्या है कि जो भार है कौन सा, जो हमें उत्पाद के रूप में मिलेगा वो भार, और बटा में हमने जो कच्चा माल है जो उसका भार था उसको रखा है।
अब यदि इस स्थिति में घटना क्या हो सकती है इस एमआई इंडेक्स में कि भार है वो बढ़ सकता है कि घट सकता है या अपरिवर्तित रह सकता है। यदि एमआई सूचकांक बराबर 1 आए तो हमेशा भार न्यूट्रल इंडस्ट्री पर होगा, मतलब उसका भार अपरिवर्तित रहेगा। यहां पर वो कंडीशन लागू होती है कि माल शुद्ध हो, तो इस स्थिति में उद्योग कहीं भी लगाया जा सकता है, न्यूट्रल स्थान पर कहीं भी। यदि एम आई मतलब मास इंडेक्स 1 से ज्यादा हो, मास इंडेक्स 1 से ज्यादा हो, इसका मतलब क्या होगा कि जो उत्पाद में प्राप्त हुआ है, जो उत्पाद प्राप्त हुआ है वो कच्चे माल से ज्यादा प्राप्त हुआ है। और ऐसा किस में होता है? ऐसा बेकरी उद्योग में होता है। तो इसको क्या कह देते हैं? वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज, मतलब भार बढ़ने वाले उद्योग कह देते हैं। इसमें एमआई सूचकांक हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, और यदि एमआई सूचकांक 1 से कम आता है तो उसको वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज कह देते हैं। जैसे हमने उदाहरण पढ़ा था इसका, कौन सा? चीनी उद्योग का। तो चीनी उद्योग को कौन सा कहेंगे? वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज कहेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।